ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे जितने भी बच्चों ने एसएससी जेई का फाइनल एग्जाम क्लियर किया है और मैं उन लोगों का आपके सामने एक इंटरव्यू लेके आऊँगा, तो उसी की सीरीज़ में मैंने साक्षी यादव को लेके आया है। साक्षी यादव का भी एसएससी जेई 2022 में एमईएस डिपार्टमंट मिला है। तो आज हम लोग समझेंगे कि साक्षी यादव कब की पास आउट हैं और साक्षी यादव ने अपने स्ट्रगलिंग फेज को सिलेक्शन फेज में कैसे कन्वर्ट किया और इसमें जेई स्कोर का क्या रोल है। साक्षी, पहले तो आपका स्वागत है जेई स्कोर यूट्यूब चैनल पे। साक्षी बताइए, सिलेक्शन लेने के बाद आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है और क्या आपके अंदर फीलिंग आ रही है? एनर्जेटिक लग रहा है? जैसे सिलेक्शन लेने के बाद मतलब थोड़ी शांति जैसी लग रही है कि हाँ, जैसे पहले बहुत ये होता था कि ये फॉर्म भर दो वो फॉर्म भर दो, अब वैसा नहीं है। मतलब कि अब एक फोकस गोल रहेगा कि अब यही करना है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 25 मई को रिजल्ट आया एसएससी जेई का, राइट? और शायद 25 मई को सबसे पहले मैंने ही आपसे पूछा था आपका सिलेक्शन हो गया और आपको मेरी क्लास के किसी बच्चे ने बताया था कि आपका सिलेक्शन हो गया, ठीक है? अब ये बताइए कि जब आपको पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका क्या रिस्पॉन्स था? आपको ये तो लगा कि यार चलो कम से कम एक मेरी टेंशन तो खत्म हुई? पहले तो मतलब मेंस का पेपर दे के आए थे, उस टाइम मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, इसलिए कभी लगता था कि हो जाएगा, कभी लगता था कि नहीं होगा। मतलब थोड़ा डाउट लगता था। पर जब मुझे उसने बताया, बैच के जो है अपने एक लड़के ने बताया मुझे कॉल करके, तो फिर मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा उस टाइम। तो फिर उसके बाद मैंने घर पे भी सबको बताया, तो हमें बहुत खुश थे। जिसने आपको बताया उनका भी बीआरओ में सिलेक्शन हो रखा है, रविकांत वर्मा नाम है उनका भी बीआरओ में सिलेक्शन हो गया। और मुझको तो चलो ये रहता है कि कोई भी बच्चा होता है तो मैं स्पेशली सर्च करता हूँ कि यार उस रिजल्ट में उस बच्चे का नाम है कि नहीं है। अब ये आप ये देखिए कि क्या उसके बाद आपने थोड़ा सा सोचा कि मैं पढ़ाई आगे करूँगी? यस सर, बिल्कुल। अब जैसे एमएस जेई मिला है तो अब इसके आगे तो फिर एक ही यही करना है, तो डेफिनेटली एक ठीक ही है। करना है। आप एक बार अपना जरा हिस्ट्री बता दीजिए कि आप कब की पास आउट हैं और कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन की है अब तक। मैं 2015 की पास आउट हूँ और मैंने बीटेक जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इलाहाबाद से किया है। उसके बाद मैंने जॉब की थी और 2019 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी और बेसिकली आरआरबी जेई के लिए किया था मैंने। तो पर वो क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद फिर कई सारे एग्जाम तो कई सारे दिए थे, पर जो क्वालिफाई हुए थे तो उसमें लोको पायलट था, उसमें प्री मेंस और साइको तीनों ही क्वालिफाई हुआ था, पर मैं मेरिट पे नहीं आ पाई थी। फिर आरआरबी एनटीपीसी का था और मैंने पीटी भी दिया है और यूपीएमआरसी एससीटीओ में भी मेरा साइको में नहीं हुआ था, प्री क्वालिफाई होता था। फिर उसके बाद ये एसएससी जेई मेंस में फाइनल हुआ है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि आपने 2016 की आप पास आउट है, तो क्या आपने 2016 से 2019 तक जब आप जॉब करी तो क्या आपने कुछ पढ़ाई की थी कि उस वक्त की पढ़ाई बिल्कुल ही कम्प्लीटली ऑफ कर रखी थी आपने? उस टाइम तो मैं पढ़ाई से बिल्कुल ही कट चुकी थी। मतलब टाइम नहीं मिलता था, अगर थोड़ा भी पढ़ने की कोशिश करो तो फिर उतना टाइम मिल नहीं पाता था कि मैं कुछ पढ़ पाऊँ। पर जैसे मैंने लोको पायलट का दिया था तो उसके मेंस के लिए मैंने 1-2 हफ्ते जो है पढ़ा था। बाकी तो और उस टाइम कुछ नहीं कर पाई थी मैं। ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाएगा कि आपका जो स्ट्रगलिंग फेस है वो 2019 के बाद से स्टार्ट हुआ, फिर 19-20 में हम लोगों का सिचुएशन आ गई थी, कोविड की सिचुएशन आ गई, तो उस वक्त तो एग्जाम हुआ नहीं था, तो ज़्यादा आपका स्ट्रगलिंग फेस नहीं है। तो अगर बीटेक के कंपेयर में देखा जाए तो आपका 7 साल का स्ट्रगलिंग फेस है, लेकिन मैं ऐसा 7 साल का स्ट्रगलिंग फेस मानता नहीं हूँ। आपका स्ट्रगलिंग फेस 2-3 साल का है। अब ये बताइए कि आप 19 से जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, आपका 21 तक कहीं पर सिलेक्शन नहीं हुआ था और फिर आपने फिर अपने अंदर कुछ चेंजेस किए होंगे, कुछ आपने अपने अंदर एनहांस की होगी क्रिएटिविटी, तब जाके आपका सिलेक्शन हो। तो क्या वो चेंजेस हैं कि कुछ आप शेयर कर सकते हैं बच्चों के साथ? जैसे कि पहले ये होता था स्टार्टिंग में, तो जब हम लोग एग्जाम देते तो कई सारे जैसे टेक नॉन टेक सारे एग्जाम के फॉर्म भर देते थे, तो उतना फोकस नहीं हो पाते थे किसी एग्जाम पे। और अगर टेक्निकल का भी एग्जाम देखा जाए तो उसमें नॉन टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो बिना नॉन टेक के तो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता है। तो यही है कि आप टेक और नॉन टेक दोनों पे ही फोकस करिए और जहाँ से भी आपको जो है कंटेंट मिल रहा है, जैसे मैंने जेई स्कोर से देखे थे तो वो मुझे काफ़ी फायदा हुआ उनसे। ठीक है। तो फिर जो जैसे टेक्निकल तो हर कोई बच्चा फॉलो करता है, हर कोई बच्चा पढ़ने की कोशिश कर रहा है, बट आपने टेक्निकल में ऐसा क्या चेंजेस किया कि आपके टेक्निकल के अंदर भी मार्क्स बढ़े? और नॉन टेक्निकल का तो आपने बताया कि नॉन टेक्निकल का क्या एडवांटेज है, तो थोड़ा सा टेक्निकल के ऊपर आप प्रकाश डालेंगे कि कैसे किसी बच्चे को प्रिपरेशन करना चाहिए और किस हिसाब से उसके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है उसका सेट होना चाहिए उसके पास? सर टेक्निकल में ये है बेसिकली कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो तो करना ही है। और बाकी आपको अगर कहीं से नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं नए टाइप के, तो आप उनको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगे। और जैसे सर आपका पढ़ाने का तरीका है कि एक क्वेश्चन से आप कई सारे कॉन्सेप्ट को बताते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। तो एक क्वेश्चन तो क्लियर हो जाता है। और जैसे यूथ की बुक होती है या कोई भी बुक है तो आप उससे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने एनालॉग की भी बुक ली थी, जेई स्कोर की। आपको बुक पसंद आई? अच्छा ठीक है। अच्छा आप जैसे एक सेशन हमारा त्रिशूल 2.0 का भी चलता है जिसके आपने क्लासेस भी ली हैं, तो उसके क्वेश्चंस देख के आपको क्या लगा कि ये जो हम लोग नए नए टाइप के जो क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं, क्या वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं कि नहीं होते? क्योंकि काफ़ी बच्चे आते हैं कंप्लेंट करते हैं कि सर आप एक अलग ही लेवल पे क्वेश्चंस करवाने लग जाते हैं, तो आपका क्या व्यू है और क्या आपको उन क्वेश्चन से हेल्प मिली थी एग्जाम में कि नहीं मिली थी? बिल्कुल सर, जो भी नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो अब तो एग्जाम में जो है
पुराने टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आते ही हैं, पर कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस तो ऐड ऑन होते हैं, तो उससे नॉलेज में ऐड ऑन तो होती है और वो कहीं ना कहीं तो बेनिफिट करते ही हैं, तो उसका बेनिफिट तो रहता ही है। ठीक है। अच्छा, अब अभी क्या तो आप एसएससी जेई बनने के बाद तो अब तो मुझको नहीं लगता कि आप किसी भी और जेई एग्जाम में अपियर होने वाली हैं? नहीं सर, अब तो जेई के लिए अपियर होनी है। ठीक है। इसके अलावा आप जब से क्लासेस कर रही हैं तो इसके अलावा आपने कहीं किसी और से कोई कोर्सेज वगैरह लिया है? मेन किसी की टेस्ट सीरीज छोड़ के कोई आपने ऐसा कोई कोर्स वगैरह लिया है? नहीं, ऐसे अलग से तो कोई कोर्स नहीं लिया है, पर एई के लिए मैंने ओसीएमपी टू बैच जो है। ठीक है, ओसीएमपी बैच फॉर जेई स्कोर ना? ठीक है। अच्छा, अब बच्चों का जैसे बच्चा प्री तो निकाल लेता है, अब ये बताइए आपके प्री में कितने मार्क्स थे आपके? उसके बाद 127 मार्क्स आने के बावजूद भी आपने अपना फाइनल में जगह बनाई, इसका मतलब ये था कि आपके मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। जैसे एसएससी जेईई में यही थोड़ा बेनिफिट होता है कि जैसे बाकी एग्जाम में ये होता है कि अगर प्री में आपके कम आते हैं तो फिर मेंस में सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, पर एसएससी जेईई में ऐसा नहीं है, अगर प्री में आपके कम है तो आप मेंस में उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का और था कि जैसे बच्चा प्री तो क्लियर कर लेता है, फिर उसको मेंस के लिए उसको तकलीफ होती रहती है, और मैं हमेशा ये बताता हूँ कि मेंस का सॉल्यूशन पास्ट ईयर के क्वेश्चन ही आपका सॉल्यूशन बता सकते हैं, कि अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पे फुली डिपेंडेंट होंगे तो आप मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और 300 में से 220-230 का मार्क्स आराम से खींच सकते हैं। तो क्या आप भी इस बात से एग्री करती थी और क्या आपने भी ऐसी स्ट्रेटजी फॉलो की थी? हाँ सर, मेंस में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आई थिंक 60 to 70% क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर ही होते हैं, और जो नए क्वेश्चन भी आते हैं वो मतलब जो सिलेबस में होता है बेसिकली आते ही वही हैं, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अच्छा, बाकी जगह के भी जैसे आपने प्री का पेपर दिया, अभी काफ़ी बच्चों के प्री के भी क्वेश्चन आते हैं कि एक साथ में हम लोग टेक्निकल पार्ट को कैसे लेके चले और नॉन टेक्निकल पार्ट को कैसे लेके चले, तो उनके लिए क्या आपके बच्चों का सजेशन है कि प्री को भी एक साथ फोकस कर पाए या मेंस को भी एक साथ फोकस कर पाए, या दोनों को अलग अलग फोकस करते चले? प्री के बाद मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता है, आई थिंक 1 महीने का ही टाइम, इस बार तो 1 महीने का ही टाइम था, तो अगर दोनों साथ में लेके चलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले से लगाते रहेंगे तो वो ज़्यादा आई थिंक मुझे लगता है कि सही रहता है। नॉन टेक की क्लासेस मैंने भी ली थी, तो क्या आपने नॉन टेक क्लासेस का यूज़ किया था कि नॉन टेक क्लासेस नहीं देखी थी आपने मेरी वाली? हाँ सर, देखी थी। तो फिर जो मैंने नॉन टेक की क्लासेस देखी थी, क्या वो सफिशिएंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ सर, बिल्कुल। जैसे अगर किसी को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो वो उन क्लासेस को देख के वो नोट्स बना सकता है, वो आई थिंक एसएससी जेईई लेवल के लिए मतलब किसी भी जो हमारे टेक्निकल एग्जाम्स आते हैं उसके लिए तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट है जितना मैंने बता रखा है। इसके अलावा तो नीड रहेगी नहीं मेरे हिसाब से। तो आप भी एग्री करती हैं इस बात से कि आपको लगता है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहिए, क्योंकि शायद मैंने बहुत ही शॉर्ट में बता रखा है तो शायद मे भी काफ़ी नए बच्चों को समझ में ना आए? नहीं, वो सफिशिएंट है, और बाकी जो प्रीवियस ईयर देख लेंगे तो उनको बिल्कुल आइडिया लग जाता है। प्रीवियस ईयर से बिल्कुल आइडिया लग जाता है, राइट। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन था आपसे कि जितने बच्चे जो एसएससी जेईई के अलावा बाकी अदर एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल जेईई का भी उसी वक्त आने वाला है, या यूपीपीसीएल एई का भी उसी वक्त आने वाला है, या आप भी यूपीपीसीएल एई के लिए प्रिपरेशन कर रही हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बच्चों का माइंड मैप होना चाहिए कि वो दोनों एग्जाम को एक साथ टारगेट कर पाएँ? सर, जैसे अगर एई के लिए बात की जाए तो एई का तो मतलब सिलेबस तो लगभग सेम होता है, एई में कुछ सब्जेक्ट थोड़े और एक्स्ट्रा ऐड ऑन हो जाते हैं, तो और ये नहीं है कि जो है कि जब नोटिफिकेशन आए तब फिर हम उसको तैयारी करना शुरू करें तो उसको तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके बाद, तो इसलिए तैयारी पहले से ही करते रहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, लास्ट एडवाइस, जो बच्चे अभी तक स्ट्रगलिंग फेज में फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए? जैसे बहुत सारे बच्चे 2015 के पास आउट हैं, मैं खुद 2015 का पास आउट रहा हूँ, आप 2016 के पास आउट हैं, तो जो बच्चे स्ट्रगलिंग फेज में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या आपका व्यू पॉइंट है? उनको क्या क्या करना चाहिए, क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन फाइनली हो जाए, अब वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में ना फंसें? सबसे पहले तो जिस एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं उसका पैटर्न देख लेना चाहिए कि वो किस पैटर्न का है, उसके क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, उसके बाद फिर अपने खुद के नोट्स बनाएं और उनको बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे मस्ट होता है। आप कितना भी पढ़ ले बट अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो वहाँ पे सब भूल जाता है, तो रिवीजन मस्ट है, और यही है रिवाइज करते रहे और जितने भी क्वेश्चन है उनको लगाते रहे, और कुछ नए क्वेश्चन अगर मिल जाए तो उन्हें भी लगाएं। ठीक है। तो नए क्वेश्चंस का मतलब कुछ वैल्यू होता है कि वो ऐड ऑन करेगा आपके सिलेक्शन में, कि अगर नया क्वेश्चन नहीं करेगा तो बच्चा तब भी सिलेक्शन हो सकता है? नहीं सर, नए क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑब्वियसली वो तो क्योंकि जैसे मैंने और भी बच्चों के इंटरव्यूज लिए थे, मैंने सीबीडब्ल्यूडी में ब्रिजेश चौरसिया का सिलेक्शन हुआ था, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया था, रविकांत का भी मैंने इंटरव्यू शूट किया था, और एक अभिषेक श्रीवास्तव करके उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने सबने मुझको ये बात बोला था कि नए क्वेश्चन करने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप भी इस बात से एग्री कर रही हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो 3 बच्चे वही बात बोल रहे हैं, आप अलग कह रही हैं, तो बच्चों को भी इस हिसाब से समझ में आना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सर, नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना तो मस्ट ही है, क्योंकि अब थोड़ा सा हर एग्जाम में थोड़ा थोड़ा पैटर्न तो चेंज होता ही जा रहा है, अब ऐसा पुराना पैटर्न को बहुत ही फॉलो नहीं करते हैं, तो नए क्वेश्चन तो बिल्कुल करने चाहिए, वो बहुत ही मस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, बाकी आप क्या लास्ट में बोल सकते हैं जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो जेईई स्कोर पर डिपेंडेंट हो सकते हैं? ये सर
बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट भी है तो फिर वो यूट्यूब चैनल से वीडियोस देख ले, और उसके बाद तो डेफिनेटली वो वीडियोस इतनी अच्छी क्वालिटी के हैं कि सभी ठीक है। ये साक्षी यादव थी जिनका सिलेक्शन MES में हुआ है। और साक्षी यादव का जो स्ट्रगलिंग फेस है वो काफ़ी लंबा रहा है, लेकिन 2-3 साल इन्होंने शायद जॉब की, अगर शायद जॉब नहीं करती तो इनकी पढ़ाई की कंटिन्यूटी ज़्यादा मेंटेन होती और ये जल्दी सिलेक्शन ले पाती। जैसे मैंने अभिषेक श्रीवास्तव का भी आप लोगों को इंटरव्यू दिखाया था, उसमें मैंने ये क्लेम किया था कि अभिषेक श्रीवास्तव का भी SSC JEE में हुआ है, उन्होंने भी बीटेक कर रखा है, 2021 के ग्रेजुएट हैं वो। और वो उनकी भी एक ही फोकस है कि 2023 में जो एग्जाम आने वाला है UPPCL AE में, उसमें वो सिलेक्शन पाएँ। सेम फोकस साक्षी यादव का भी। साक्षी को भी मैंने ये बताया कि आप एक जगह JEE बन गई है तो अब आपको JEE के लिए ट्राई करने की जरूरत नहीं है, और AE का एग्जाम निकालना बहुत आसान होता है कंपेयर टू JEE, क्योंकि AE का एक टारगेटेड सिलेबस होता है जो आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो मैं अगली बार दोबारा आप लोगों के सामने साक्षी यादव को लेकर आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका कैसे हम लोगों ने UPPCL AE के अंदर भी फाइनल सिलेक्शन करवाया। थैंक यू साक्षी, कुछ लास्ट की एडवाइस आप बच्चों को देना चाहती हैं? थैंक यू सो मच सर। मेरी एडवाइस सबको यही रहेगी कि कंटिन्यूटी हमेशा बनाए रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम 2 दिन पढ़ रहे हैं उसके बाद 1 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो कंटिन्यूटी तो बहुत ही जरूरी है और रिवीजन बहुत मस्ट है। ठीक है साक्षी, थैंक यू सो मच। और सारे बच्चे अपनी पढ़ाई को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि आप लोगों का स्ट्रगलिंग फेस इसी साल खत्म हो जाए। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।